We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. Hello everyone, I am Pratik Parekh, Assistant Professor at HJD Institute of Technical Education and Research, Kutch, Civil Engineering Department. This presentation is for 4th SEM Diploma Engineering, subject Soil Mechanics, Unit number 8, Soil Investigation and Exploration, Part 1. Contents of presentation: introduction, purposes of exploration of soil, planning of exploration program, soil samples and collection, field penetration test, standard penetration test SPT, introduction to geophysical methods. First 4 topics are discussed here in this video, and last 2 topics will discuss in our next video, part 2. First of all, start with the introduction. For construction of any structure, a knowledge about the ground condition is important. The soil structure, capacity and behavior under various loading conditions will help design the substructure and retaining structures and to suggest remedial actions to improve ground conditions when required. हमें किसी भी तरह का अगर कंस्ट्रक्शन करना हो, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का, तो ग्राउंड कंडीशंस के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड में जो सॉइल है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसका स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर जानना बहुत ही ज़रूरी है. अगर हम वो जान सके तो ही सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे. एक्सप्लोरेशन इन सॉइल इन्वॉल्व्स ए साइट विजिट, क्विक विजुअल इंस्पेक्शन एंड डिटेल्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ सॉइल. एक्सप्लोरेशन के दरमियान हमें साइट विजिट करनी है, वहाँ पर जाकर हमें देखना है कि कौन कौन सी कंडीशंस प्रिवेलिंग है. फील्ड टेस्ट वहाँ पर हमें परफॉर्म करने हैं और वहाँ से सॉइल सैंपल लेकर हमें लेबोरेटरी में भी कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तो ही हम जान सकेंगे कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉइल का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि हमें वहाँ पर अपना फाउंडेशन रखना है, हमें स्ट्रक्चर बिल्ड करना है. Public building officials may require soil data together with the recommendations of the geotechnical consultant prior to assurance of a building permit. अगर हमें बिल्डिंग की परमिट चाहिए तो हमें पब्लिक बिल्डिंग ऑफिशियल्स के पास जाना पड़ेगा और वो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चेक करेंगे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हमें सॉइल एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन जाननी है तो कैसे the field and laboratory investigations
required to obtain necessary data regarding the soil for proper design and successful construction of any structure at the site are collectively called soil exploration. जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है उस साइट पे हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, उसे हम फील्ड टेस्ट कहेंगे, और वहाँ से सॉइल सैंपल लेकर हम लेबोरेटरी में भी टेस्ट करेंगे ताकि हमें सॉइल के रिलेटेड डेटा मिल पाए, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जान पाए, तो हम एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस को हम सॉइल एक्सप्लोरेशन कहेंगे। Cost of site exploration is around 0.5 to 1% of the total project cost. साइट एक्सप्लोरेशन का कोस्ट जनरली 0.5 से 1% तक होता है टोटल कोस्ट के कंपैरिजन में। उस वजह से प्रॉपर प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अपना स्ट्रक्चर प्रॉपर डिज़ाइन कर सके। Our next topic is purposes of exploration of soil. Soil exploration क्यों ज़रूरी है? Number 1, to assess the general suitability of the site. जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उस साइट की जांच करनी है हमें, वो साइट सूटेबल है कि नहीं वो देखना है। नंबर 2, टू अचीव सेफ एंड इकोनॉमिकल डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशंस एंड टेम्पररी वर्क्स। जो भी हम फाउंडेशन रखने वाले हैं उसकी डिज़ाइन हमें सेफ़ और इकोनॉमिकल बनानी है, तो उसके लिए हमें सभी जांच करनी पड़ेगी, सभी टेस्ट करने पड़ेंगे। नंबर 3, टू नो द नेचर ऑफ ईच स्ट्रेटम एंड engineering properties of the soil and rock which may affect the design and mode of construction of proposed structure and foundation. सॉइल की प्रॉपर्टीज़, रॉक की प्रॉपर्टीज़, जो भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज़ सॉइल का बिहेवियर वहाँ पर जो फाउंडेशन रखेंगे और सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी डिज़ाइन उस वजह से अफेक्ट हो सकती है। To locate the groundwater level and possible corrosive effect of soil and water on foundation material. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर कंडीशंस कैसी है, उसका लेवल कितना है, वहाँ पर वाटर की क्वालिटी कैसी है, क्या उस वाटर की वजह से कोरोजन हो सकता है फाउंडेशन में, अगर हो सकता है तो कितनी मात्रा में वो फाउंडेशन को अफेक्ट करेगा, उसकी इफ़ेक्ट हमें देखनी पड़ेगी। टू सिलेक्ट टाइप एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर ए गिवन स्ट्रक्चर। फाउंडेशन कितनी डेप्थ
तक हमें ले जाना है, किस तरह का फाउंडेशन वहाँ पर रखना है, वो सारी चीज़ें भी हमें सॉइल एक्सप्लोरेशन से पता चलेगी। टू फाइंड आउट द सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सिलेक्शन ऑफ साइट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ वाटर और सरप्लस मटेरियल। उस पर्टिकुलर साइट पे जो हम स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, वहाँ पर इजीली अवेलेबल लोकल मटेरियल हमें मिल जाएंगे वो साइट पे। और जब हम सॉइल एक्सप्लोरेशन करेंगे तब हमें जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स डेवलप होंगे, वेस्ट मटेरियल्स भी होंगे, तो उसका डिस्पोजल भी इजीली हो सकता है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे। टू डिज़ाइन फॉर द फेल्ड स्ट्रक्चर्स और रिमीडियल मेजर्स फॉर द स्ट्रक्चर्स डीम्ड टू बी अनसेफ। अगर वहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर्स बिल्टअप किया गया है जो फेल हो गया हो पास्ट में, तो हमें रिमीडियल मेजर्स क्या रखने पड़ेंगे, वो सेफ़ रहेगा कि नहीं, तो वो भी हम सॉइल एक्सप्लोरेशंस के माध्यम से देख सकेंगे। स्टडी ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग पोटेंशियल। अगर उस साइट पे ब्लैक कॉटन सॉइल है या फिर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल है, तो उसका बिहेवियर यानी कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है या स्वेलिंग हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि हमें सॉइल एक्सप्लोरेशंस और सॉइल इन्वेस्टिगेशन उस साइट पे करना चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लानिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। अगर हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग स्टेज बहुत ही ज़रूरी है। तो सॉइल एक्सप्लोरेशंस में भी हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ताकि हम मिनिमम कॉस्ट के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सके और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ और सक्सेसफुल वहाँ पर बन सके। The planning of the site exploration program involves location and depth of borings, test pits or other methods to be used, and methods of sampling and test to be carried out. फर्स्ट फेज़ है प्लानिंग का, तो उसमें हमें बोरिंग करना है। वो किस जगह पर बोरिंग करेंगे, कितनी डेप्थ तक बोरिंग करेंगे, अगर टेस्ट पिट कर रहे हैं तो कौन कौन सी मेथड से वो कर सकते हैं, हम सैंपल कैसे लेना है और कौन कौन से टेस्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्लानिंग के दौरान देखनी है। The program should be planned so that the maximum amount of information can be obtained at minimum cost. प्रोग्राम हमें ऐसा बनाना है कि मिनिमम कॉस्ट यानी कि इकोनॉमिक रहे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से निकाल सके। In the earlier stages of an investigation, the information available is often inadequate to allow a firm and detailed plan to be made.
वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है और एक डिटेल्ड प्लान हमें प्रिपेयर करना है, जो कि हमें एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन के डायरेक्शन में ले जाएगा। The investigation is therefore performed in the following phases. Soil investigation जो हम करेंगे वो 3 स्टेजेस में करना है। नंबर 1 recognition, preliminary investigation, and then last one is detailed investigation. इस 3 फेजेस में हमें पूरा सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम करना है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस साइट पे कलेक्ट करनी है, जो कि सॉइल रिलेटेड भी होगी और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है। नंबर 1 रिकॉग्नाइजेंस। रिकॉग्नाइजेंस मीन्स पहले से हमें थोड़ी जानकारी विजुअल इंस्पेक्शन से इकट्ठी करनी है। द फर्स्ट स्टेज इज़ टू डिसाइड द फ्यूचर वर्क, स्कोप ऑफ वर्क, मेथड्स टू बी यूज्ड, टाइप्स ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड एंड टेस्ट टू बी डन। पहले स्टेज में हमें देखना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी टास्क हमें परफॉर्म करनी है, हम जो वर्क कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, लिस्ट आउट करना है पूरा मेथड, कौन कौन से सैंपल्स लेने हैं, किस तरह के सैंपल लेने हैं और कौन कौन से टेस्ट उस सॉइल सैंपल पे करने हैं। इट हेल्प्स टू इवॉल्व ए सुटेबल सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। तो हम ये सारी चीज़ें अगर लिस्ट आउट करते हैं प्रॉपरली तो हम एक अच्छा सा सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बना सकेंगे। इट इन्वॉल्व्स ए साइट विजिट एंड विजुअल इंस्पेक्शंस एट द साइट। साइट पे जाके हमें विजिट करनी है और विजुअली हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए काम आ सकती है। रिकॉग्नाइजेंस के दौरान हमें जनरल टोपोग्राफी देखनी है, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सॉइल स्ट्रेटा के बारे में, रॉक के बारे में, हार्श स्ट्रेटा कितनी डेप्थ पे मिल सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक, वहाँ पर पास्ट रिकॉर्ड इकट्ठे करने हैं। अर्थक्वेक आ सकता है इन फ्यूचर तो कितनी डैमेज हो सकती है, किस जोन में है वो साइट, वो भी देखना है हमें। स्वेलिंग, श्रिंकेज एंड इरोजन, अगर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल है जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल तो वो कितनी स्वेलिंग और श्रिंक हो सकती है, उस पर्टिकुलर सॉइल पर कितना इरोजन हो सकता है। ग्राउंड वाटर लेवल, जो वाटर टेबल है वो कितनी डेप्थ पर है। अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, हमारा कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक हो सके उसके लिए वहाँ पर लोकल मटेरियल जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए मिल सके, उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। हाइड्रोग्राफिक एंड मेट्रोलॉजिकल डेटा, यानी कि रेनफॉल कितना हो रहा है, ड्रेनेज की सुविधा है कि नहीं, वो सारे डेटा हमें कलेक्ट करने हैं इस रिकॉग्नाइजेंस स्टेज में। विजुअल इंडिकेशंस
के दौरान हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं रैंडम डिप्रेशंस एंड मार्क इरेगुलरिटीज़ हो उस साइड पे, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सिंकॉल्स है। रिंकलिंग ऑफ सरफेस ऑन हिल साइड, हिल्स की साइड पर अगर रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं सरफेस पे, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सॉइल क्रीप है, डिफॉर्मेशंस है। लो लाइंग फ्लैट एरियाज, रिवर और लेक बेड, स्प्रिंग्स, वेल्स अगर वहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि वाटर टेबल जो है वो हाई है, बहुत ही ग्राउंड के नज़दीक है, मार्सी ग्राउंड है, तो हम कह सकते हैं कि हाई वाटर टेबल तो है मगर उस जगह पर पुअर ड्रेनेज कंडीशंस है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो सकता। फेज़ नंबर 2, preliminary investigation. To assess the need for detailed investigation, डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इस फेज़ की बहुत ही आवश्यकता है। थिकनेस, एक्सटेंट एंड कंपोजिशन ऑफ ईच लेयर और स्ट्रेटम विद इन दी जोन्स अफेक्टेड बाय फाउंडेशन प्रेशर एंड कंस्ट्रक्शन। थिकनेस के बारे में हमें जानना है कि ग्राउंड के नीचे जो भी सॉइल लेयर्स है, सॉइल टाइप्स है, उसके बारे में हमें जानना है। क्योंकि उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि जो भी सुपर स्ट्रक्चरल लोड आएगा वो सॉइल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सॉइल के पास इतनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है कि नहीं। डेप्थ ऑफ बेडरॉक एंड लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल ऑल्सो स्टडीड। हर स्ट्रेटा कितनी डेप्थ पे मिल रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड से कितनी डेप्थ पर है, वो भी स्टडी करनी है हमें इस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में। लैब एंड फील्ड टेस्ट टू असेस बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज़, लेबोरेटरी में भी टेस्ट करना है और फील्ड पे भी टेस्ट परफॉर्म करना है, ताकि हमें सॉइल की जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में पता चले, सॉइल के बिहेवियर के बारे में पता चले। केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट इफ़ नीडेड। वाटर का हमें केमिकल टेस्टिंग करना पड़ेगा, सॉइल का भी केमिकल टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर उस साइट पे कोरोजन इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकती है तो हमें ये टेस्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा। कौन कौन सी मेथड से हमें ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। नंबर 1, बोर होल्स एंड टेस्ट पिट्स। नंबर 2, कॉन पेनेट्रोमीटर। नंबर 3, साउंडिंग रोड्स। नंबर 4, जियोफिज़िकल मेथड्स। ये सारी मेथड्स से हम वहाँ पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और सॉइल के बारे में और वाटर के बारे में, साइट के बारे में हम ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। और लास्ट फेज़ है प्लानिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का, जो कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है, मेनली फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, डैम्स, ब्रिजेस, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, डैम बनाना है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर ब्रिजेस बनाना है, तो वहाँ पर ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना खूब ज़रूरी है। अगर छोटी सी साइट है तो वहाँ पर आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तक सीमित रह सकते हैं।
also for newly built up soil, involves extensive boring program। वहाँ पर हमें ज़्यादा बोरिंग करना है ताकि हम ज़्यादा सैंपल ले सकें और लैब और फील्ड में टेस्ट कर सकें। For smaller projects on site with uniform strata or clear history, information from reconnaissance and preliminary investigation is sufficient। अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर हम अगर स्ट्रेटा यूनिफॉर्म देखते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सॉइल नहीं है तो वहाँ पर हम रिकॉग्नाइजेंस और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में ही सब कुछ जानकारी हम इकट्ठी कर लेते हैं और वहाँ तक सीमित रहते हैं। तो वहाँ पर हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोर होल्स करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है और लैब और फील्ड टेस्ट में भी ज़्यादा हमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन ऑफ एडिशनल बोर होल्स, कन्फर्मेटरी बोर होल्स, जैसे कि मैंने अभी बताया डिटेल इन्वेस्टिगेशन में इस थर्ड फेज़ में हमें ज़्यादा बोर होल्स करने पड़ेंगे ताकि हम ज़्यादा सॉइल के बारे में जान सके, सॉइल के स्ट्रेटा में के बारे में जान सके। मेन एम इज़ टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विथ मिनिमम नंबर ऑफ बोर होल्स। बोर होल्स की लोकेशन ऐसे हमें डिसाइड करने हैं कि हमें बोर होल्स कम करने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सॉइल के स्ट्रेटा के बारे में पता चल सके। यूनिफॉर्म स्ट्रेटा बोर होल्स एट रेगुलर स्पेसिंग, अगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सॉइल के स्ट्रेटा जो है वो यूनिफॉर्म मिल रहे हैं तो हम बोर होल्स के लोकेशन यूनिफॉर्मली स्पेसिंग के हिसाब से रख सकते हैं। प्लानिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, उसमें जो हमने एक इम्पोर्टेंट वर्ड सुना कि वो बोर होल्स है, तो बोर होल्स क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, लिटरल एक्सटेंट एंड नंबर ऑफ बोर होल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे सॉइल सैंपल लेना चाहते हैं और सॉइल के स्ट्रेटा के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कितने बोर होल्स करने हैं। हॉरिजॉन्टली सॉइल के बारे में हमें जानना है तो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में हमें वो सॉइल के स्ट्रेटा के बारे में हमें जानना है तो वो बोर होल्स वहाँ पर कितने स्पेसिंग में करने हैं, कितनी डेप्थ तक एक्सप्लोरेशन करना है, वो सारी चीज़ें हमें बोर होल से पता चलेगी। डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टोटल वेट, साइज, shape and disposition of loaded area, soil profile and the physical properties of the soil that constitutes each individual stratum। कितनी डेप्थ तक हमें सॉइल एक्सप्लोरेशन करना है वो हमें ये सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है। वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बिल्टअप कर रहे हैं वो कौन से टाइप का है, उसका टोटल वेट कितना है, उसकी साइज़ और शेप क्या है, जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका एरिया कितना होगा, सॉइल की प्रोफाइल कैसी है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, वो सारी चीज़ें हमें बताती है कि हमें कितनी डेप्थ तक
सॉइल एक्सप्लोरेशन करना है। डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्निफिकेंट डेप्थ। कितनी डेप्थ तक हमें एक्सप्लोरेशन करना है वो सिग्निफिकेंट डेप्थ से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंट डेप्थ क्या है? सिग्निफिकेंट डेप्थ, दैट मीन्स डेप्थ up to which the superimposed loads can produce significant settlement and shear stresses. इतनी डेप्थ कि जहाँ तक सुपर इम्पोज्ड लोड्स एक सिग्निफिकेंट सेटलमेंट और shear स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर सके। इतनी डेप्थ कि वहाँ तक जो भी सुपरस्ट्रक्चरल लोड है वो इफ़ेक्ट अपनी पहुँचा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट डेप्थ। उस डेप्थ तक हमें हमारी जांच बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। सॉइल के स्ट्रेटा के बारे में जानना है, स्ट्रेसिस जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बारे में हमें ध्यान रखना है, सेटलमेंट कितना हो सकता है सिग्निफिकेंट डेप्थ तक वो भी हमें कैलकुलेट करना है प्रिसाइसली। समटाइम्स subsoil conditions are such that the foundation load may have to be transmitted to the bedrock. The minimum depth of core boring into the bedrock is about 3 meter. If the bedrock is irregular or weathered, the core boring may have to be extended to greater depths. कई बार ऐसा होता है कि जो भी ग्राउंड के नीचे सॉइल है उसकी कंडीशन इतनी होती है, ऐसी होती है कि फाउंडेशन का जो भी लोड है वो नीचे तक जाता है। तो हमें बोरिंग कितनी डेप्थ तक मिनिमम करनी चाहिए? तो बेडरॉक के अंदर हमें 3 मीटर तक बोरिंग करना चाहिए। इफ़ द बेडरॉक इज़ इरेगुलर और वेदर्ड, अगर वो बेडरॉक डिफरेंट लेयर्स में है और वेदर्ड हो चुका है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा डेप्थ तक भी बोरिंग करना पड़ेगा। If there are weak zones at depth, zone of volume change, seasonal variations, swelling and shrinkage, then boring should be continued below these weak zones. हम जानते हैं कि एक्सपांसिव सॉइल में जो वीक जोन्स होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर वेरिएशंस होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बदलती रहती है, स्वेलिंग होता है, श्रिंकेज होता है, यानी कि वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। तो हमें इस वीक जोन्स के नीचे तक जाना है और बोरिंग करना है। ऑलवेज एंश्योर दैट एक्सप्लोरेशन डेप्थ सच दैट load can be carried by that stratum without undesirable settlement and shear failure. हमें वहाँ तक एक्सप्लोरेशन करना है कि उस डेप्थ तक एक्सप्लोरेशन करना है कि अगर हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सेटलमेंट इतना ज़्यादा ना हो, परमिसिबल लिमिट में हो और सॉइल का शियर फेलियर भी ना हो। तो उस डेप्थ तक हमें
बोरिंग करना है और सॉइल सैंपल के डेटा कलेक्ट करने हैं। बोरिंग में बोरहोल्स हमें करने हैं तो दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। एक तो है लेटरल एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि लेटरल डायरेक्शन में हमें कहाँ तक बोरिंग करना है, बोरहोल्स करना है। और दूसरा होता है डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, कितनी डेप्थ तक हमें वर्टिकल डायरेक्शन में जाना है। तो लेटरल एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन में नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ बोरहोल्स मस्ट बी सच एज टू रिवील एनी मेजर चेंजेस इन द थिकनेस, डेप्थ and properties of strata over the base area of the structure and its immediate surroundings। कितने बोरहोल्स करने हैं और वो सभी बोरहोल्स के बीच में कितना स्पेसिंग रहेगा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सॉइल के लेयर के थिकनेस जानने में। वो सॉइल स्ट्रेटा कितनी डेप्थ का है और हर एक सॉइल स्ट्रेटा की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें जानने में। मोर यूनिफॉर्म स्ट्रेटा, लेस नंबर ऑफ बोरहोल्स एंड मोर स्पेसिंग कैन बी एडोप्टेड। अगर स्ट्रेटा जो है वो यूनिफॉर्म है तो हम कम बोरहोल्स कर सकते हैं और ज़्यादा स्पेसिंग भी रख सकते हैं दो बोरहोल्स के बीच में। इरेटिक वेरिएशन, अगर सॉइल स्ट्रेटा जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इरेटिक है, तो हमें ज़्यादा बोरहोल्स लेने पड़ेंगे और कम स्पेसिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल जो है वो चेंज हो रही है हर डेप्थ में, लेटरली और वर्टिकली। तो हमें उस इरेटिक वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा बोरहोल्स करने पड़ेंगे और स्पेसिंग भी कम रखना पड़ेगा। कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट एवरी 50 मीटर इंटरवल्स। हर 50 मीटर इंटरवल्स पे हमें कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट भी करना है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। ग्रेवली एंड बोल्डरियस स्ट्रेटा CPT इज़ नॉट फिजिबल, हैंस जियोफिजिकल मेथड्स शुड बी एडोप्टेड। कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ड स्ट्रेटा है, बोल्डर्स उस साइड पे है और ग्रेवल भी है, तो ऐसी कोर्स ग्रेन सॉइल और रॉकी स्ट्रेटा पे हम CPT नहीं कर सकते हैं, वो फिजिबल नहीं है। तो वहाँ पर हमें जियोफिजिकल मेथड्स एडॉप्ट करना है। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे कि कौन कौन सी जियोफिजिकल मेथड्स है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है। सॉइल सैंपल्स दो तरह के होते हैं, डिस्टर्ब्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब सॉइल सैंपल में क्या होता है, नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर मॉडिफाइड और डिस्टर्ब्ड। जब भी हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं साइट पे, तब वो किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका जो एक सॉइल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। यूज्ड टू टेस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, ग्रेन साइज, प्लास्टिसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टर्ब सॉइल सैंपल में। रिप्रेजेंट कंपोजिशन एंड मिनरल स्ट्रक्चर,
डिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो है वो जितने भी मिनरल्स है उसके बारे में बताता है, सॉइल के अंदर सॉइल का कंपोजिशन क्या है वो भी दिखाता है। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर एंड मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन्ड और प्रिजर्व्ड। जब हम साइट पे सॉइल सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं तो कई सारी मेथड्स ऐसी भी है कि उस मेथड्स से हम सॉइल सैंपल अच्छी तरह से ले सकते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है और उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एज इट इज़ नेचुरल कंडीशंस में प्रिजर्व रहते हैं। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रिजर्व रहती है और हम लेबोरेटरी में उस सॉइल सैंपल को ले जा सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन लाइक शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, परमिएबिलिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के उपयोग से। रिप्रेजेंट दी सॉइल स्ट्रक्चर, वो सॉइल स्ट्रक्चर का नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है। हाउ सॉइल इज डिस्टर्ब्ड, सॉइल डिस्टर्बेंस कैन अकर ड्यूरिंग ड्रिलिंग, सैम्पलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज और ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टेस्टिंग। सॉइल सैंपल कैसे डिस्टर्ब होता है? जितनी भी प्रोसेस है, जैसे कि हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उस सैंपल को फील्ड से लेबोरेटरी तक ले जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में, और उस सॉइल सैंपल को अगर हम स्टोर कर रहे हैं लेबोरेटरी में तो वो आईएस कोड के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रूम टेम्परेचर पे स्टोर ना हो सका। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टेस्टिंग, जब हम सॉइल सैंपल बना रहे हैं लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, तब भी आईएस कोड की जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं हो रही है, तो इन सब में सॉइल जो है उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। एनी सैंपल ऑफ सॉइल being taken from the ground, transferred to the laboratory and prepared for testing will be subjected to disturbance। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है सॉइल सैंपल को ग्राउंड में से निकालने से लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते समय हमें आईएस कोड की गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। अगर उसमें कुछ भी हम भूल जाए तो वो सॉइल सैंपल डिस्टर्ब हो सकता है और सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। द mechanisms associated with this disturbance can be classified as follows: changes in stress conditions, सॉइल डिस्टर्ब होता है तो उसके अंदर जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उसकी कंडीशंस चेंज हो जाएगी। मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। चेंजेस इन वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, सॉइल सैंपल में जो वाटर कंटेंट है उसकी मात्रा चेंज हो जाएगी। वॉइड्स रेशियो चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंजेस, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल कंपोजिशन है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सॉइल सैंपल
दो तरह के हैं, वो हम जानते हैं, डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब। डिस्टर्ब सॉइल सैंपल कलेक्ट हो सकता है हैंड सैंपल से, ओगर से, सेल्स का यूज़ करके हम डिस्टर्ब सॉइल सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। चंक सैंपल्स एंड ट्यूब सैंपल्स की मदद से हम अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल फील्ड में से कलेक्ट कर सकते हैं। हर एक एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी में होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कंसोलिडेशन टेस्ट है या फिर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, उसके हिसाब से हमें डिस्टर्ब सॉइल सैंपल या फिर अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल यूज़ करना होता है। सॉइल सैंपल अगर हम कोहेसिव सॉइल में कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ओपन ट्यूब सैंपलर यूज़ करना होता है, स्प्लिट स्पून सैंपलर या फिर पिस्टन सैंपलर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोहेजन लेस सॉइल में यानी कि सैंडी सॉइल या ग्रेवली सॉइल है तो उसमें हम टॉप कंट्रोल्ड सैंपलर यूज़ कर सकते हैं, बॉटम कंट्रोल्ड एंड सॉलिडिफिकेशन बाय केमिकल्स और इमल्जन, वो प्रोसेस से भी हम सॉइल सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं कोहेजन लेस सॉइल में। अलग अलग मेथड्स है सॉइल एक्सप्लोरेशन की, उसमें नंबर 1 डायरेक्ट मेथड दैट इज़ ओपन एक्सकेवेशन, नंबर 1 पिट्स एंड ट्रेंचेस, नंबर 2 ड्रिफ्ट्स एंड शाफ्ट्स। दूसरी मेथड है बोरिंग, उसको हम सेमी डायरेक्ट मेथड्स कह सकते हैं। उसमें ऑगर बोरिंग, वॉस बोरिंग, रोटरी ड्रिलिंग, परक्यूशन ड्रिलिंग, कोर ड्रिलिंग, ये सारी बोरिंग्स मेथड है। मेथड नंबर 3 इनडायरेक्ट मेथड्स, साउंडिंग्स और पेनिट्रेशन टेस्ट। नंबर 2 जियोफिजिकल मेथड्स। ये जो दो मेथड्स है उससे हम इनडायरेक्टली सॉइल सैंपल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ट्रायल पीट एंड बोर होल। अगर ट्रायल पीट की बात करें तो हमें ग्राउंड में 1 to 2 मीटर विड्थ का और 2 to 4 मीटर डेप्थ का एक एक्सकेवेशन करना होता है और सॉइल सैंपल के बारे में हम जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। और बोरहोल के बारे में बात करें तो 75 mm डायामीटर का एक बोरहोल करना होता है और वो 10 to 30 मीटर डेप्थ तक हम जा सकते हैं क्ले में। ओपन एक्सकेवेशन के बारे में अगर हम IS कोडल प्रोविज़न के बारे में बात करें तो एज़ पर IS 4453 1967 रिवीजन 2 फॉर डेप्थ इज़ लेस देन 6 मीटर, ट्रायल पिट्स 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर, उसकी डेप्थ ग्रेटर देन 3 मीटर रखनी है। अगर लेटरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर लेटरल सपोर्ट भी रखना है ताकि सॉइल जो है वो स्टेबल रह सके। प्रॉपर वेंटिलेशन एंड डी वाटरिंग इफ़ नेसेसरी। वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर वाटर टेबल हाई है तो डी वाटरिंग भी करना है। ट्रेंचेस लॉन्ग सैलो कंटिन्यूस पीट, बहुत ही लंबा और सैलो एक पीट हमें प्रिपेयर करना है, उसको हम ट्रेंचेस बोलेंगे। ड्रिफ्ट्स हॉरिजॉन्टल टनल्स अलोंग हिल साइड। अगर हम टनल के अंदर रॉक का फॉर्मेशन जानना है, स्ट्रेटा जानना है तो हमें ड्रिफ्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उसका मिनिमम डायमेंशन विड्थ में 1.5 मीटर एंड हाइट में 2 मीटर है। लेटरल सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ इट इज़ अनस्टेबल।
अगर स्ट्रेटा अनस्टेबल है तो हमें लेटरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जनरली दिस प्रोसेस इज़ एक्सपेंसिव and it helps to establish minimum excavation limits to reach sound rocks and to locate failure and shear zones। ये प्रोसेस जो है वो एक्सपेंसिव है, थोड़ी कॉस्टली है। शाफ्ट लार्ज वर्टिकल होल्स, वर्टिकल डायरेक्शन में एक बड़ा सा होल करना होता है, मिनिमम 2.4 मीटर विड्थ और डायामीटर। डेप्थ जो होती है उसकी वो 4 मीटर से ज़्यादा होती है और इसमें भी प्रॉपर सपोर्ट एंड वेंटिलेशन इज़ रिक्वायर्ड। द इन सिटू कंडीशंस आर एग्जामिन्ड विजुअली। It is easy to obtain disturbed and undisturbed samples। हमें साइट पे जाके जो भी कंडीशंस है उसको विजुअलाइज करना है प्रॉपरली, ताकि हम डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब सैंपल इजीली कलेक्ट कर सके और सॉइल के स्ट्रेटा के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके। बोरिंग जो है वो सेमी डायरेक्ट मेथड है सॉइल एक्सप्लोरेशन की। बोरिंग रिफर्स टू एडवांसिंग ए हॉल इनटू द ग्राउंड यूज्ड स्पेशली व्हेन डेप्थ इज़ ग्रेटर देन 6 मीटर। जब हमें 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ का बोर होल करना हो तो हम बोरिंग की मदद से कर सकते हैं। अलग अलग मेथड है उसकी बोरिंग की, वो हमने देखी। दिस मेथड इज़ ए सेमी डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। उसकी जो नेसेसिटी है वो टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव सॉइल एंड रॉक सैंपल्स फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। उससे हम फील्ड में से सॉइल सैंपल लेकर हम लेबोरेटरी में उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द ग्राउंड वाटर कंडीशंस, बोरिंग की मदद से हम ग्राउंड वाटर टेबल कितनी डेप्थ तक है वो हम जान सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ इन सिटू टेस्ट टू असेस एप्रोप्रिएट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम फील्ड में बोरिंग की मदद से भी फील्ड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक्सटेंसोमीटर एंड प्रेशर मीटर्स कैन बी इंस्टॉल्ड। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हम वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर हमें बोरिंग में क्या करना है, बोर होल बनाना है, सैंपल कलेक्ट करना है, उसको टेस्टिंग के लिए भेजना है और बोर लॉग प्रिपेयर करना है। बोर लॉग की मदद से हम जान सकते हैं कि सॉइल का स्ट्रेटा डिफरेंट है तो वो कितनी थिकनेस में अवेलेबल है नेचुरल कंडीशन में, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल कितनी डेप्थ तक है, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में भी हम जान सकते हैं बोर लॉग से। नंबर 1, ऑगर बोरिंग। Simplest and most common method of boring for small projects in soft cohesive soil. Fast, economical, light, inexpensive and flexible. ऑगर बोरिंग एक सिंपल और कॉमन मेथड है बोरिंग के लिए। वो सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल में यूज़ होती है और छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। एक फास्ट बोरिंग मेथड है, इकोनॉमिकल भी है, लाइट, इनएक्सपेंसिव और फ्लेक्सिबल भी है। ऑगर मीन्स ए ड्रिल फॉर एडवांसिंग हॉल्स। हॉल बनाने के लिए एक ड्रिलिंग का हमें यूज़ करना है।
has a shank with crosswise handle to apply torque. उसमें एक टॉप पे हैंडल रहता है, उस हैंडल को हम टॉर्क दे के, रोटेशन दे के, जो भी उसके साथ रोड कनेक्टेड है उसको हम ग्राउंड में पेनेट्रेट कर सकते हैं. द लेंथ ऑफ द ऑगर ब्लेड वेरीज फ्रॉम 0.3 मीटर टू 0.5 मीटर. जो ग्राउंड के अंदर हमें ड्रिलिंग करनी है वो ऑगर ब्लेड के साथ करेंगे, और वो ऑगर ब्लेड की जो लेंथ है वो 0.3 मीटर बाय 0.5 मीटर से 0.3 मीटर से 0.5 मीटर तक होती है. डायमीटर ऑफ सेंट्रल रोड इज़ ऑलमोस्ट 18 mm. जो भी एक वर्टिकल सेंटर में एक रोड होता है उसकी डायमीटर 18 mm होती है. ऑगर हेल्ड वर्टिकली एंड ड्रिवन बाय अप्लाइंग टॉर्क आइदर मैन्युअली और मैकेनिकली. ऑगर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़फुल होता है. उसको हम हैंडल से टॉर्क देकर ग्राउंड के अंदर पेनेट्रेट कर सकते हैं. वो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं और मशीन्स की मदद लेकर भी हम कर सकते हैं. ऑगर बोरिंग में ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क ऑन हैंडल प्लस डाउनवर्ड प्रेसिंग फोर्स. डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें उस ऑगर को प्रेशराइज भी करना है और उसके साथ साथ ऊपर जो हैंडल है उसके ऊपर भी हमें टॉर्क अप्लाई करना है, यानी कि रोटेट करना है. द ऑगर इज़ रोटेटेड अंटिल इट इज़ फुल ऑफ सॉइल. जो बॉटम पोर्शन है ऑगर का वो सॉइल से पूरा भर ना जाए तब तक हमें ऑगर के हैंडल को रोटेट करते रहना है और वर्टिकली प्रेशराइज भी करना है. देन इट इज़ विथड्रॉन टू रिमूव द सॉइल एंड द सॉइल टाइप प्रेजेंट एट वेरियस डेप्थ्स इज़ नोटेड. तो जो भी सॉइल सैंपल कलेक्ट होता है बॉटम पोर्शन में उसको हमें लेबोरेटरी में ले जाना है टेस्टिंग के लिए, या फिर हम उस जगह से ही उस सॉइल का रफली आइडिया भी निकाल सकते हैं और सॉइल के स्ट्रेटा के बारे में भी जान सकते हैं. दो फिगर यहाँ पर दी गई है. लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर जो है वो लार्ज ऑगर है और राइट हैंड साइड में जो है वो स्मॉल डायमीटर कंटिन्यूस फ्लाइट ऑगर है. बहुत सारे डिफरेंट ऑगर अवेलेबल है मार्केट में. हैंड ऑगर वो मैन्युअली हम उसकी मदद से हम सॉइल सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. हेलिकल शेप में उसकी ब्लेड होती है. बॉटम पोर्शन में जो ब्लेड्स है वो हेलिकल शेप में है. जो नीचे फिगर दी गई है पोस्ट हॉल ऑगर, और राइट हैंड साइड में जो है वो मैकेनिकल मीन्स से भी हम सॉइल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, मशीन का यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा डेप्थ तक हम ऑगर बोरिंग कर सकते हैं. नंबर 2, वॉश बोरिंग. वॉश बोरिंग जो है वो एक सिंपलेस्ट, फास्ट एंड सिंपल मेथड है और वो 8 से 10 मीटर तक
सॉइल सैंपल सॉइल एक्सप्लोरेशन कर सकती है। उसमें एक केसिंग पाइप होती है, वो 5 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर में होती है और उसको हमें ग्राउंड में ड्रिवन करना होता है 1.5 मीटर डेप्थ तक। वॉश पाइप lower diameter, upper end connected to water supply system and lower end to chisel shaped chopping beat। वॉश पाइप जो होती है वो उसका जो अपर एंड है वो वाटर सप्लाई सिस्टम के साथ जुड़ा होता है और बॉटम एंड जो है वो चीज़ल से चॉपिंग बीट के साथ होता है। इस वॉश पाइप में से पानी फुल प्रेशराइज होगा और वो चॉपिंग बीट तक जाएगा और चॉपिंग एक्शन से चीज़ल जो है वो सॉइल को ड्रिल करती रहेगी, रॉक को ड्रिल करती रहेगी और जेट प्रेशर का भी यूज़ होगा। वाटर विथ हाई प्रेशर पम्प्ड थ्रू होलो बोरिंग रोड्स। वाटर को हमें हाई प्रेशर से पंप करना है। रिलीज फ्रॉम नैरो होल्स इन ए चीज़ल अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द रोड्स। रोड के लोअर एंड में जो चीज़ल है वहाँ से वो रिलीज़ होगा वाटर जेट। वॉश बोरिंग में जो ड्राइविंग फोर्स है वो दो तरह के हैं। नंबर 1 जेटिंग एक्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को हमें प्रेशराइज करना है, उसको हमें ड्रिलिंग के लिए यूज़ करना है। और चॉपिंग एक्शन ऑफ चीज़ल, यानी कि चीज़ल जो है उसकी चॉपिंग एक्शन से हमें सॉइल और रॉक के स्ट्रेटा को ड्रिल करना है। तो इस दोनों का जो फोर्स है उसको हमें यूज़ करना है और बोरिंग करनी है, सॉइल एक्सप्लोरेशन करना है। स्लरी कम्स अप थ्रू एन्युलर स्पेस बिटवीन केसिंग पाइप एंड वॉश पाइप। जो केसिंग पाइप एंड वॉश पाइप्स है वहाँ से जो भी सॉइल की स्लरी है वो निकलेगी, उसको हमें ट्यूब में भरना है और उसमें जो भी फाइनर पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे, वो फ्लोटिंग कंडीशन में रहेंगे और जो कोर्सर पार्टिकल्स है, ज़्यादा वेट के पार्टिकल्स है, वो बॉटम में सेटल होंगे और वहाँ से हमें सॉइल का सैंपल लेना है। फर्दर एडवांसमेंट ऑफ होल कैन बी डन बाय राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ चॉपिंग बीट। अगर हमें ज़्यादा आगे जाना है, बड़ा होल करना है तो भी हम कर सकते हैं। ये जो है वो फिगर है वॉश बोरिंग की। केसिंग, वॉश पाइप और बॉटम पोर्शन जो है वो चॉपिंग बीट है। जहाँ पे भी हमें सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है तो वहाँ पर हम सैम्पलिंग स्पून रख सकते हैं। एक सिंपल मेथड है। इसमें भी आपको ज़्यादा पता चलेगा। वॉश बोरिंग में चॉपिंग बीट, केसिंग दिया गया है, वाटर का जो फ्लो है हम पंपिंग करेंगे और बाद में उसका वाटर फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में आकर सेटलिंग टैंक में वो सारी स्लरी जो है वो इकट्ठी होगी। पंप
का यूज़ किया गया है। एक ट्राइपॉड भी रखा गया है। वॉश बोरिंग के डिसएडवांटेजेस, हाईली डिस्टर्ब सैंपल्स, जो कि हम प्रोसेस में ही देख सकते हैं कि जो भी स्लरी है वो बाहर आएगी, जो भी सैंपल्स कलेक्ट होगा सेटलिंग टैंक में वो हाईली डिस्टर्ब होगा। फाइनल पार्टिकल्स वॉन्ट सेटल, जो भी क्ले है या फिर लॉम है वो सेटल नहीं होंगे। एंड हैवियर पार्टिकल्स नॉट ब्रॉट अप, और जो बड़े पार्टिकल्स है, कोर्सर पार्टिकल्स है, वो ऊपर नहीं आएंगे। एग्जैक्ट स्ट्रेटा आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। इस वॉश बोरिंग का जो मेन डिसएडवांटेज है वो हमें स्ट्रेटा के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। स्लो इन कोर्स ग्रेन एंड स्टीप सॉइल्स, थोड़ी प्रोसेस धीमी हो जाती है अगर स्टीप सॉइल आ जाती है बीच में। नॉट इफेक्टिव इन हार्ड सॉइल्स, रॉक्स, बोल्डर्स, अगर वहाँ पर रॉकी स्ट्रेटा आ जाते हैं, बोल्डर्स आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये वॉश बोरिंग इफ़ेक्टिव नहीं रहती और उसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें जियोफिज़िकल मेथड्स के लिए जाना पड़ेगा। इट इज़ ओनली यूज फॉर एडवांसिंग द बोरहोल्स टू अनेबल ट्यूब सैंपल्स टू बी टेकन और फील्ड टेस्ट टू बी कैरिड आउट एट द होल बॉटम। तो एक सॉफ्ट सॉइल के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉइल सैंपल कलेक्शन। ये जो सैम्पलर है, स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर, उससे हम सॉइल का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम एसपीटी के दौरान इस सैम्पलर का यूज़ करेंगे। इसके 3 पार्ट्स है। ड्राइविंग सो एट बॉटम, वो 75 mm लॉन्ग होगा। स्टील ट्यूब स्प्लिट लॉन्गिट्यूडिनली इनटू 2 हाउस 450 mm लॉन्ग। जो भी स्टील का ट्यूब है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, उसको हम जोड़ सकते हैं सैंपल लेने के दौरान, और उसकी लंबाई 450 mm है। कपलिंग एट द टॉप में कपलिंग प्रोवाइड की गई है 150 mm लॉन्ग। कॉमनली जो डायमीटर है वो आउटसाइड डायमीटर 50.8 mm एंड इनसाइड डायमीटर इज़ 34.9 mm and area ratio is greater than 100%. It collects highly disturbed soil sample. स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर भी डिस्टर्ब सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये जो फिगर हम देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर का है। हम देख सकते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 हाउस है, आगे कपलिंग है, और जो स्टील की ट्यूब है उसके अंदर सॉइल सैंपल कलेक्ट किया हुआ है ग्राउंड में से स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की मदद से। These are the references and thank you for watching this video. I will discuss field penetration test, that is standard penetration test, and geophysical methods in my next video, part 2.